हेलो मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों। सर शकील अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर 2 के साथ आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास शुरू करेंगे। अकाउंटिंग में लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक छोड़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास मेन अकाउंट्स कितने होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। ये जो बेसिक अकाउंटिंग की क्लासेस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं स्पेशली जो कि अपनी अकाउंटिंग को या तो बेहतर बनाना चाहते हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली कॉमर्स ज्वाइन की है, चाहे उन्होंने फर्स्ट ईयर कॉमर्स ज्वाइन किया हो या उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 ज्वाइन किया हो, जिसे आजकल कराची यूनिवर्सिटी ने एडीसी का नाम दिया है, या दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपनी अकाउंटिंग को बेहतर बनाना चाहते हो, यानी अकाउंटिंग की बेस अपनी मजबूत बनाना चाहते हो। ये बात याद रखिए कि अकाउंटिंग की अगर आपकी बेस स्ट्रांग है, अकाउंटिंग जिंदगी में किसी जगह पर कहीं पर भी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग में बेसिकली हमारे पास 5 अकाउंट्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास पहली चीज जो होती है इसे हम लोग कहते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स हमारे पास होते हैं रिसोर्सेस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के रिसोर्सेस को हम लोग एसेट्स के नाम से याद करते हैं, यानी जिनकी बेसिस के ऊपर हमारे पास, जिनकी बेसिस की वजह से हमारे पास हमारा बिजनेस चल रहा होता है, उनको हम लोग एसेट के नाम से याद करते हैं। अकाउंटिंग में एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मेन 2 कैटेगरीज के अंदर होती है। एक हमारे पास कहलाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की तारीफ क्या होती है? those assets which are either cash or can be converted into cash or expense within 1 ईयर। या तो कैश हो या 1 साल के अंदर अंदर कैश या एक्सपेंस में तब्दील किए जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज हमारे पास कैश, वो कैश कि जो मेरी जेब में या मेरे बिजनेस के दराज में रखा हुआ है, उसको हम लोग कैश के नाम से याद करते हैं। और मेरा वो पैसा कि जो बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद है, उसे हम लोग बैंक के नाम से याद करते हैं। आमतौर पे इनको कैश और बैंक ही लिखते हैं, लेकिन कुछ किताबों में इनको भी इस तरीके से मेंशन किया गया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये हमारे पास दोनों चीजें आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हैं। ये बात याद रहे कि हमारे पास हम लोग कुछ बुक्स के अंदर कैश और बैंक को, स्पेशली अमेरिकन राइटर जो हैं, वो कैश और बैंक दोनों को एक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ किताबों में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रखी गई है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, रिसीव करना है हमारे पास, इसको हम लोग अपनी जबान में ये कह सकते हैं उधार का पैसा वसूल करना है। ये बात याद रहे कि हमारे पास हम लोगों के बिजनेसमैन जो होते हैं वो 99% जबान के ऊपर चलते हैं। एक फोन कॉल के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों का माल इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, तो उनको हम लोग कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ये आमतौर पे
जबानी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कोई एक सादा कागज पर या सिंपल सी एक बिल बुक हमने किसी भी बुक शॉप से परचेज की, उसके ऊपर हमने एक रसीद बना के दे दी, दिन रात हमारा इससे वास्ता पड़ता रहता है। लेकिन इसके अंदर कुछ लोगों ने गड़बड़ करना शुरू की। सामान मंगवाया, पैसे नहीं दिए, जब पैसे नहीं दिए तो झगड़ा हुआ, कानून बीच में आया, और कानूनी तौर पे पाकिस्तान में एक कानून है जिसे हम लोग कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है, पाकिस्तान इंडिया दोनों में ये कानून एप्लीकेबल होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे पास जो है वो हमें बताता है कि कुछ पक्की रसीदें होती हैं, जिनमें से एक हमारे पास होती है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन एसिड के लिहाज से इसको कहा जाता है बिल रिसीवेबल। दूसरी हमारे पास होती है प्रोमिसरी नोट, और हम लोग इसको कहते हैं नोट रिसीवेबल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास बिजनेस तीन तरह का हो सकता है। एक हमारे पास होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक हमारे पास होता है सर्विस या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, तीसरा हमारे पास होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जब हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस के मुतालिक बातचीत करते हैं तो हमारे पास हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कोई भी सामान लेकर आते हैं होलसेल मार्केट से, उसको अपनी शॉप पे रखते हैं, उस पर अपना प्रॉफिट रखते हैं, और फिर उसके बाद उसको आगे सोल्ड आउट कर देते हैं। तो हमारे पास जो माल दुकान के अंदर रखा हुआ है, जिसको हम लोग माल कहते हैं, वो कहलाता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जैसे ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी के अंदर गुड्स इन ट्रेड भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम हैं। वो सामान कि जिसको बेचकर हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, वो सामान जो हमारी दुकान में बेचने के लिए रखा हुआ है, बचा हुआ सामान, उसको कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो हम लोग एडवांस में पे कर देते हैं। जो एडवांस में एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं उनको अकाउंटिंग की जबान में प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। प्री हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स जो होता है ये शुरू में कोई वर्ड लगा के और फिर एक नया वर्ड बनाया जाता है। तो प्री पेड का मतलब होता है पहले से पे किए हुए एक्सपेंसेस, उसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब वो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। हमने सैलरीज एडवांस में पे कर दी, प्रीपेड सैलरीज। हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इस तरह के हमारे पास किसी भी एक्सपेंस के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारे पास हम लोग ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास स्टेशनरी आइटम्स को कहते हैं। छोटी छोटी चीजें बेसिक आप लोग याद रखिएगा, ये आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा करामत साबित होंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ऑफिस सप्लाईज उन आइटम्स को कहा जाता है जिनको हम लोग स्टेशनरी की शॉप से लेकर आते हैं। पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, व्हाइट पेपर, कार्बन पेपर, एटसेट्रा, रजिस्टर, ये सब हमारे पास ऑफिस सप्लाईज कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे बहुत पुराने कस्टमर होते हैं, उनके साथ हमारा उधार का लेन देन चलता रहता है। तो इसी के लिए हमारे पास कुछ बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और कुछ बुक्स में अलग से इनकम रिसीवेबल कहा गया है। ये हम लोगों ने कुछ चीजों के मुतालिक मेंशन किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हमारे सामने चीजें आती चली जाएंगी। करंट एसेट हमारे पास वो एसेट होते हैं कि जिनको हम लोग एक साल के अंदर अंदर कैश में या एक्सपेंस में तब्दील कर सकते हैं। एसेट की दूसरी टाइप हमारे पास होती है, इसको
तो कुछ किताबों में नॉन करंट और कुछ बुक्स में फिक्स्ड एसेट के नाम से लिखा गया है। बड़ी सिंपल, बड़ी सीधी सादी डेफिनेशन होती है। करंट एसेट जो होते हैं वो एक साल के अंदर हमारे पास कैश में या एक्सपेंस में तब्दील हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? those assets which can provide services for more than 1 year, तो एक साल से ज्यादा हमारे पास सर्विसेज देने वाले हों। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अक्सर स्टूडेंट मुझसे एक सवाल पूछते हैं, सर ये फर्नीचर तो ठीक है, ये फिक्सचर क्या होता है? लकड़ी की, लोहे की या प्लास्टिक की चीजें जिनको हम लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं उनको हम लोग फर्नीचर कहते हैं। और जिनको मूव करने के लिए हमें कुछ खोलना पड़े यानी फिक्स होते हैं, उनको खोलना पड़े तो उनको हम लोग फिक्सचर कहते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसके बाद इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के मुताबिक भी बच्चों के जहन में कुछ कंफ्यूजन होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, इक्विपमेंट हम लोग उस चीज को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली वर्क करती हो, काम करती हो और जिसकी वजह से हमारी मेहनत बचाई जा सकती हो। यानी आसान लफ्जों में उनकी वजह से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फैन, पंखा, हम लोग सिर्फ एक स्विच ऑन करते हैं और हमारे कमरे में चारों तरफ हवा आने लगती है। एयर कंडीशनर, फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब हमारी इक्विपमेंट कहलाती हैं। फिर उसमें डिलीवरी वैन या इसको मोटर वैन भी कुछ किताबों में लिखा गया है। अच्छा, कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स देते हैं, तो उन ऑर्डर्स के लिए हम उनको जहमत नहीं देते। वो कस्टमर है हमारे, हम उन कस्टमर को कहते हैं कि भाई आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ ऑर्डर भिजवा दीजिए, हम आपका माल आपकी दुकान पर ही छोड़ देंगे। भाई उन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस चलता है, हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। तो उस तरह के कस्टमर्स के लिए हमने अपने पास एक वैन रखी हुई है, जस्ट लाइक सुजुकी, ट्रक, टेम्पो, इस टाइप की चीजें जो होती हैं ये हमारे पास डिलीवरी या मोटर वैन कहलाती हैं। फिर इसी के साथ शिप्स, ट्रेन, बसेस और एरोप्लेन्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट क्या होते हैं कि जिनको हम लोग एक साल से ज्यादा अरसे तक यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट। एसेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेड ऑफ अकाउंट होता है लायबिलिटीज। एक बात याद रखना, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो या छोटा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो कभी उधार से नहीं बच सकता। उसे उधार लेना भी पड़ता है, उसे उधार देना भी पड़ता है। तो ये हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं?
the obligations of the business which are to be paid to outsiders of the business। जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं कि जिनको हमें कुछ पैसे देने हैं, हम उनके मकरूज हैं, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग की जबान में लायबिलिटीज कहते हैं। एसेट की तरह लायबिलिटीज भी दो शक्लों में पाई जाती हैं। एक हमारे पास करंट लायबिलिटीज, those liabilities which become due within 1 year, जो एक साल के अंदर अंदर हमें लाजमी तौर पे पे करनी होती हैं, उनको हम लोग अकाउंटिंग के जमाने में कहते हैं करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स पेएबल, फिर उसके बाद कानूनी रसीदें, बिल पेएबल, नोट पेएबल। अच्छा, बिजनेस के मुतालिक फिर मैं एक मतलब ये बात बताऊंगा कि हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस तीन तरह का होता है। एक हमारे पास होता है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा हमारे पास होता है सर्विस बिजनेस। कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि मैंने पहले भी बताया कि उनके साथ हमारी बहुत अच्छी, यानी जिसे कहना चाहिए कि बिजनेस फ्रेंडशिप हो गई। वो हमसे काम करवा के जाते हैं, हम उनसे पैसे लेते रहते हैं। बाद मरतबा ऐसा होता है कि वो हमें पैसे एडवांस में दे जाते हैं, बाद में उनकी तरफ से काम आता है। याद रहे इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत गौर से नोट कीजिएगा। इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस जिसे हम लोग खिदमत का कारोबार कहते हैं, उस सूरत में अगर हमें कोई कस्टमर पैसा एडवांस में देकर जाता है तो अकाउंटिंग की जबान में उसको कहा जाता है अनअर्न्ड इनकम। लेकिन अगर हम लोगों का ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, उसके अंदर हमें किसी कस्टमर ने पैसा एडवांस में दिया है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्क आप लोगों के जहन में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस, अमाउंट हम लोगों ने एडवांस में पे किया, उसे अनअर्न्ड कहते हैं। ट्रेडिंग की सूरत में एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास कोई एक्सपेंस वगैरह हमें पे करना है, हमें सैलरी पे करनी है, अभी तक हम लोगों ने पे नहीं की है, हमें रेंट पे करना है। हमारा मालिक मकान, जो दुकान का मालिक है, वो किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ है, वो आएगा, फिर उसके बाद हम उसको अपना रेंट पे करेंगे। तो ये एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, रेंट पेएबल हो सकता है, सैलरीज पेएबल हो सकता है, कोई सा भी एक्सपेंस हमारे पास हो सकता है। ये चंद हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल्स लिखी हैं। ये बात याद रहे, ये सब चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग में सिर्फ दो चीजें अपनी ग्रिप में बिठा लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक नेचर ऑफ अकाउंट और एक नेचुरल साइड। क्या चीज होती है ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं इनको हल्का नहीं लेना। ये हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से आपको ये देखना है। अगर ये लिखा हुआ है तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, लायबिलिटी है। इसी तरीके से हमारे पास कैश है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, एसेट है। तो ये चीजें आपको आगे बहुत काम आएंगी, स्पेशली जब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक बातचीत करेंगे। करंट लायबिलिटीज के बाद हमारे पास कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं
जो कि हम लोगों को 1 साल के बाद पे करनी होती हैं, उनको अकाउंटिंग की ज़बान में कहा जाता है नॉन करंट, या कुछ किताबों में इनको फिक्स लायबिलिटीज भी लिखा गया है। ये क्या लायबिलिटीज होती हैं? those liabilities which become due आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद हमारे पास ड्यू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, 1 साल के बाद हमें इनको पे करना होता है। आमतौर पे इनकी मुद्दत 5 साल 10 साल ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ये नॉन करंट या फिक्स लायबिलिटीज कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मॉर्गेज पेबल। फिर हमारे पास आता है बॉन्ड, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी डिबेंचर, ब्रिटिश टर्म्स के अंदर कहते हैं बॉन्ड या डिबेंचर पेबल। मॉर्गेज पेबल, इसके मुताबिक थोड़ी सी बहस कर लें। हमें लोन चाहिए, हम लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको लोन देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अब ये बताइए कि इसके बदले में आप अपने पास कुछ जमानत के तौर पे, श्योरिटी के तौर पे, गारंटी के तौर पे आप क्या चीज रखवाएंगे। तो हम अपनी किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के अंदर ले जाके रख देते हैं और बैंक वाले उसके अगेंस्ट में, उसके बदले में हम लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस सूरत को कहा जाता है मॉर्गेज पेबल, कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाकर बैंक से लोन ले लिया। अब वो बैंक भी हो सकता है, वो कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। एसेट्स, लायबिलिटीज। अब आ गया हमारा तीसरा हेड। इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और इन्हीं 5 उंगलियों की बेस के ऊपर अकाउंटिंग में 5 अकाउंट्स बनाए गए हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अगर किसी के हाथ में 6 उंगलियां हैं उसके लिए भी हल निकाला गया है, वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास होता है कैपिटल। कैपिटल क्या चीज होती है? द क्लेम ऑफ ओनर और ओनर्स towards the assets of business. For example, एक सिंगल कारोबार का मालिक, उसे हम लोग अकाउंटिंग की जबान में कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल का मतलब होता है अकेला, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है मिल्कियत। एक अकेले आदमी की पूरे कारोबार की मिल्कियत है, यानी आसान लफ्जों में पूरे कारोबार का मालिक एक ही आदमी है, तो सिर्फ उसी का कैपिटल हमारे पास लिखा जाएगा। लेकिन अगर उसने किसी के साथ पार्टनरशिप की हुई है, जितने पार्टनर्स उतने कैपिटल, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, जितने पार्टनर्स होंगे ये हमारे पास चलता जाएगा। इस मौके पे बच्चे सवाल पूछते हैं सर कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? कानून के हिसाब से अगर आप बैंकिंग का बिजनेस करने जा रहे हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तो आप 10 से ज्यादा पार्टनर नहीं रख सकते। हाँ, बैंकिंग के अलावा अगर आप कोई और कारोबार कर रहे हैं तो 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कुछ कानूनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से हम लोग चलते हैं। लेकिन अगर कंपनी है
कंपनी की सूरत में हमारे पास शेयर्स कैपिटल कहते हैं। जो ब्रिटिश बुक्स हैं, हमारे पास दुनिया में दो अकाउंटिंग चलती हैं, बेस दोनों की सेम है, उसूल सबके सेम है, सिर्फ चंद अल्फाज का फर्क है कि जिसकी वजह से जैसे ब्रिटिश अकाउंटिंग के अंदर लिखा होगा शेयर्स कैपिटल, उसी चीज को अमेरिकन राइटर लिखेगा कैपिटल स्टॉक। एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गया। अब अगली बारी आ गई हमारे पास रेवेन्यूज की। रेवेन्यूज क्या होता है? आसान तरीन लफ्जों में कलेक्शंस फ्रॉम बिजनेस। ये बात याद रखो कि अकाउंटिंग के अंदर चीजों को जितना मुख्तसर और जितना आसान करके याद रखोगे, आगे की चीजें उतनी ही आसान होती चली जाएगी। मैं इसके अंदर जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है मैं वो भी लिखवा सकता हूँ कि उसके अंदर द ग्रॉस इंक्रीज इन द कैपिटल इन केस ऑफ बिजनेस। भाई क्या जरूरत है इतनी प्रॉब्लम में आने की? हमें अभी चीज को समझना है। जब चीजें हमारी गिरफ्त में आ जाएगी, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग मजीद डिटेल की तरफ निकलते जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होती है कलेक्शन फ्रॉम बिजनेस। अगर हमारा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की सूरत में हमारे पास पैसे कब आएंगे? जब हम लोग सामान फरोख्त करेंगे, बेचेंगे। सामान बेचेंगे, पैसे हमारे पास आएंगे। डॉक्टर्स, वकील, लॉयर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, ये सब हमारे पास फीस लेते हैं। तो इनकी इनकम कहलाती है फीस इनकम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े हाईली क्वालिफाइड होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एमबीए, एमकॉम। ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोगों को मशवरे देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप कारोबार को ऐसे चलाइए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इनको अकाउंटिंग की जबान में, बल्कि आम जबान में भी कंसल्टेंट्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास इनकी इनकम जो कहलाती है कंसल्टेशन फी इनकम। कुछ लोग बड़ी जायदाद वाले होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, बाप दादा छोड़ के जाते हैं, वो अपने मकानात किराए पर दे देते हैं और फिर उसी का किराया वसूल करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो उनकी इनकम कहलाती है रेंट इनकम। कुछ लोग सूद पे लेन देन का कारोबार करते हैं, पैसा लोगों को सूद पर देते हैं जिसे ब्याज कहा जाता है। ब्याज के ऊपर पैसा दिया जाता है सूद के ऊपर और फिर उसके ऊपर सूद वसूल किया जाता है, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट इनकम। कुछ लोग ऐसा कारोबार करते हैं कि ना उनको सेल कह सकते हैं, ना फीस, ना कंसल्टेंट फना फना, तो फिर उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सर्विस इनकम। यानी मिसाल के तौर पे जो हमारे लॉन्ड्री का बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, आजकल हमारे पास ड्राई क्लीनिंग एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है, बहुत बड़ी बड़ी ड्राई क्लीनर्स बैठे हुए हैं। स्टोन वॉश करवानी है आपको, आपको स्टीम वॉश करवानी है, आपको ये करवाना है, आपको वो करवाना है, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज आ गई हैं। तो उनकी इनकम कहलाती है सर्विस इनकम। ये हो गए हमारे चार हेड। आखिरी हेड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है
एक्सपेंसेस यानी those expenditures which are necessary to रन द बिजनेस, जो कारोबार चलाने के लिए जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, लाजमी होते हैं, उनके बगैर हम लोग कारोबार नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल दुकान मेरी किराए की है, हर महीने की पहली तारीख को मालिक मकान आके खड़ा हो जाएगा, दो भाई किराया दो, रेंट एक्सपेंस। लोग अपने काम के लिए मैंने रखे हुए हैं, किसी का काम जो है वो सेल्समैनशिप है, किसी का काम जो है वो इधर उधर से सफाई करना है, तो ये सब मुझसे सैलरीज लेंगे, सैलरीज एक्सपेंस। मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं लाइट भी इस्तेमाल करूंगा, गैस भी इस्तेमाल होगी, तो ये हमारे पास जितने भी इस तरह के बिल्स होते हैं अकाउंटिंग में, इनको यूटिलिटीज एक्सपेंस कहा जाता है। फिर एक बात याद रहे, जब हम कारोबार करते हैं तो हमारे सामने कुछ रिस्क भी आते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह न करे कि हमारे पास जो है वो खुदा न खास्ता दुकान में आग लग गई, हमारा तो सारा सामान जल जाएगा, तो हमें किसी तरह की एक श्योरिटी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं। बेहतरीन चीज इसके लिए इंश्योरेंस एक्सपेंस। मैंने बैंक से लोन दिया हुआ है, बैंक वाले बगैर सूद के, बगैर ब्याज के किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करते हैं, तो इसी वजह से बैंक वाले जो है वो हमें जब सूद देंगे तो उसके ऊपर वो कुछ पैसे ऊपर लेंगे, जिसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कहा जाता है। जब हम लोग फिक्स एसेट को यूज करते हैं, फिक्स एसेट भी दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल, उसके मुतालिक हम लोग आगे बहस करेंगे। हमारे पास जब हम लोग उनको यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू में कमी होती है, अकाउंटिंग की जबान में उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैंने कुछ लोगों को माल उधार में दिया, वो मेरे पास आए, काफी अरसे से आ रहे हैं, भाई माल चाहिए पैसे दिए, माल चाहिए पैसे दिए, अब वो मैं यूज टू हो गया उनका। एक मरतबा उन्होंने मुझसे माल लिया और फिर उसके बाद पैसे लेकर भाग गए। क्या करें, दुकान छोड़ के तो उनके पीछे भाग नहीं सकता, मजबूरन बैड डेट एक्सपेंस। ये चंद एक्सपेंसेस हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास और चीजों के मुतालिक हम लोग डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। यहां तक हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं, और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। अकाउंटिंग के मुतालिक मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने मुतालिक बैकग्राउंड बताऊं। मैंने बीएससी किया हुआ था, जब मैंने अकाउंटिंग ज्वाइन की तो लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डराया हुआ था। बीएससी मैंने किया हुआ था मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये मेरा कॉम्बिनेशन था बीएससी के अंदर। लेकिन लोगों ने मुझे इतना डराया अकाउंट्स के मुताबिक, फिर मैंने अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा यार जरा अकाउंटिंग देखें, लोगों ने मुझे डराना शुरू कर दिया, वो अकाउंटिंग पढ़ोगे, अकाउंटिंग बड़ी मुश्किल है। कुछ भी नहीं है, मैं बीएससी करने वाला 30 साल से अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अब मुझे इस मौके पे आमिर खान की फिल्म दंगल का एक डायलॉग याद आ रहा है, दंगल से पहले डर से जीतना पड़ता है। डर को अपने दिमाग से निकालिए। अकाउंटिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो बिला झिझक मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हूँगा। तब तक के लिए बाय।